ठीक है। अब इस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे थे और पहुंच गए यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में पहुंच गए। यहाँ पहुंचे, सिंधु नदी को पार करने लगे। यहाँ पे उनका सामना हुआ किसके साथ? पोरस के साथ सामना हुआ। ये तो उन दोनों के मिलिट्रीज में, दोनों की आर्मीज में डिफरेंस था, लेकिन पोरस के पास भी कुछ एलिफेंट्स थे। अब कहते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन पोरस की जो मिलिट्री थी वो हार गई। लेकिन वो एज एन इंडिविजुअल वॉरियर, एक योद्धा के रूप में, उन्होंने सिकंदर को बहुत प्रभावित किया, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि इसको पहले से पता था कि इसकी हार निश्चित है, सेना को देखकर इसे पहले से पता था कि मेरी हार निश्चित है। तो योद्धा वो नहीं है जो शक्तिशाली सेना के साथ लड़े, योद्धा वो है जिसे पता हो कि परिणाम क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी लड़े। ठीक है, और आखिरी सांस तक जो है जीतने के लिए ही लड़े। तो कहते हैं कि पोरस की पूरी सेना नष्ट हो गई और अंत में अलेक्जेंडर ने पोरस को छोड़ दिया। उनको कहा कि तुम चाहो तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे आप शासन कर सकते हो। ठीक है, उनकी वीरता को देखते हुए उन्होंने उसको छोड़ दिया। देन ही डिसाइडेड टू मूव ऑन, आगे बढ़ना। अब पहुंच गए ब्यास नदी तक। अब जैसे यहां पहुंचे वैसे उनकी आर्मी ने कहा, महाराज अब देखो, आर्मी को अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई वॉरियर शायद नहीं मिला होगा रास्ते में जिसने ऐसा कोई प्रमाण दे दिया हो, ऐसा साबित कर दिया हो कुछ कि भले सेना मेरी कितनी भी छोटी है लेकिन ध्यान रखना वीर हैं, पता है मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। अब सेना के दिमाग में पोरस घूम रहा है, अलेक्जेंडर के दिमाग में भी पोरस घूम रहा है। तब उसकी सेना ने कहा कि महाराज वो तो छोटी सी सेना के साथ लड़ा था, इतना वीर योद्धा एक, और उसने आपको इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया। आपको पता है ब्यास नदी को और क्रॉस करके अगर हम जहां जाएंगे ना, अंदर जब जाएंगे, देश के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको पता है उन क्षेत्रों में कौन है? उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा नंद शासक है, वहां नंद रूलर्स हैं, और उनकी तो मिलिट्री भी बहुत बड़ी है, वो तो पॉपुलर बहुत है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा वो तो रहते हैं भारत के एकदम पूर्वी क्षेत्र में, और उन्होंने अपनी शक्ति के बल पे क्या कर रखा, पूरे जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां तक उन्होंने अपना अधिकार जमाया हुआ है। ये समझ लीजिए इस नदी को पार किया और उसकी टेरिटरी में हम पहुंचे। अब देख लीजिए किसी की टेरिटरी में पहुंचेंगे तो वो डिफेंड करने के लिए आएगा। तो उन्होंने कहा हाँ आएगा। तो उन्होंने कहा एक ही वीर योद्धा जब ऐसा निकला तो उसके पास कितने वीर योद्धा होंगे? तो उन्होंने कहा सही है। उन्होंने कहा उसकी आर्मी में तो कितने हजारों संख्या में हाथी हैं, वो तो हाथियों को ही छोड़ देगा तो हम मर जाएंगे। तो देखो बात ऐसी है, अभी तक आप विश्व विजेता का खिताब जीत चुके हो, बहुत सारे कॉन्टिनेंट आपके राज्य शासन में शामिल हो चुके हैं, आप जीत चुके हो, क्यों इस रिकॉर्ड को ब्रेक कराना? क्यों पराजित होना? हार गए तो क्या हो जाएगा? पूरे विश्व विजेता रहे अलेक्जेंडर, एक राजा से हार गए। आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं तो फिर यहीं से लौट चलो। फिर अगर आप अपनी जीत को बनाए रखना चाहते हो तो यहां से लौट चलो, और अगर चाहते हो कि नहीं मुझे तो लड़ना है, ठीक है, देख लो ये जो जीत है उनकी हो सकती है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों करे, इतने सालों से युद्ध करते करते हम तो हार चुके। वो अपनी सेना को तैयार लेके बैठा होगा गुस्से में कि मेरी टेरिटरी में आ चुके हो तुम, छोड़ेगा नहीं वो। तो उन्होंने कहा अच्छा सही कह रहे हो। और तब अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि चलो इस एरिया को छोड़ते हैं और यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं। तो सिकंदर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया और उनका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पे अपॉइंट करके अलेक्जेंडर यहाँ से वापस चले गए। ये जो घटना थी ये हुई 325 ईस्वी पूर्व के आसपास। अब जब ये घटना चल रही थी ना, जब ये हुआ, ये वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में, ये तो यहाँ की बॉर्डर की बात है, अब इंडिया के अंदर क्या चल रहा था? चाणक्य, वो सर्च, उनकी सर्च जारी थी बहुत पहले से ही। वो ऐसा कोई वीर योद्धा ढूंढ रहे थे जो शक्ति में तो इतना ज्यादा हो कि वो घनंद को पराजित कर दे, सामर्थ्य उसका इतना होना चाहिए, कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उसका चरित्र, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? वो ऐसा हो कि जनता को अपने साथ जोड़ के रखे। ठीक है, एक शासक हो लेकिन वो प्रजा को अपने संतान के जैसे मान के चले, मतलब जनता के प्रति उसका थोड़ा लगाव हो। ये नहीं है कि राजा है तो जनता को मतलब एकदम बहुत ही वायलेंटली, बहुत क्रूरता के साथ आप उनको सप्रेस करके रख रहे हो। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर ढूंढ रहे थे। एंड ही फाउंड आउट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य को भी ऐसी स्टोरीज हैं, उनको खेलते हुए उन्होंने देखा, बड़ा चालाकियां कर रहा था, ठीक है, जो भी हो, लेकिन जीत रहा था वो, जैसे भी करके जीत रहे थे। और फाइनली उन्होंने कहा ये जो है ना, इसका जिंदगी में एक ही मकसद लगता है, इसको जीतना है। ठीक है, ये धोखा किसी के साथ करेगा नहीं, चालबाजियां तो कर रहा है पर जीत रहा है। उन्होंने कहा ये तो कूटनीतियां हैं, ये तो शासन के लिए जरूरी है, ये गुण तो होना चाहिए, इतना शरीफ भी नहीं हो कि दूसरों के जाल में फंस जाए। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना शुरू कर दिया, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू की, उसको ज्ञान देना शुरू किया कि क्या होता है राजा, उनको बताना शुरू किया कि राजा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती। ठीक है, तो उनको कूटनीति सिखानी शुरू की, उनको शस्त्र का ज्ञान सिखाना शुरू किया, उनको शास्त्र का ज्ञान सिखाना शुरू किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है, पुराण कहते हैं, जो हिंदू लिटरेचर है वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग्ड टू मुरा ट्राइब। ठीक है, मतलब मुरा जाति, मुरा कास्ट, और वो शूद्र वर्ण में शामिल है। ठीक है, उसी तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर ये कहता है कि वो मुरा ट्राइब से बिलोंग करते थे, लेकिन जो मुरा ट्राइब थी ना वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करती थी। शाक्य क्लैन कौन? बुद्धा वाली। तो उन्होंने किससे जोड़ दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। उन्होंने कहा ये तो महात्मा बुद्ध के ही घर परिवार से हैं, मतलब उसी से हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं, एक ही खानदान, एक ही वंश है ये तो लगभग। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको क्षत्रिय की कैटेगरी में, बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसने क्षत्रिय की कैटेगरी में, ऐसी जैन लिटरेचर कहता है कि ट्राइबल्स थे वो। ठीक है, तो अलग अलग रेफरेंस है उनके। तो ऐसा माना जाता है कि जो मुरा कास्ट थी वो क्षत्रिय तो नहीं थे, नॉन क्षत्रिय थे वो। इवन आफ्टर दैट कौटिल्य ने, चाणक्य ने उनको चुना, उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाए, कूटनीति भी सिखाई और राजा के गुण उनको सिखा रहे थे। और फिर 325 ईस्वी पूर्व में यहाँ पे ये घटना हुई, तब चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त अब समय आ गया है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा अलेक्जेंडर इस बार तो यहां से लौटकर चला गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि दोबारा ना आए। अभी तो उसकी सेना ने मना कर दिया, लौट के चला गया, लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी लगेगी
वो तो विश्व विजेता बनने का ख्वाब रखता है, ऐसे सपने देखता है वो, तो वो दोबारा लौट कर जरूर आएगा। और ये सच्चाई है कि नंदवंश की ताकत जितनी सुनाई देती है उतनी एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि राजा के पक्ष में जब तक जनता ना हो ना तब तक वो मजबूत शासन नहीं माना जाता। तो उन्होंने कहा अगर बोले इस लड़ाई ने एक चीज दिखा दी कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी ये जो क्षेत्र है ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट, ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, अगर ये मजबूत नहीं रहा तो ये समझ लीजिए कि भारत पर हमेशा बाहरी आक्रमण होते रहेंगे। और भारत के अंदर चाहे कितना भी मजबूत शासक बैठा हो, अगर बाहरी आक्रमण बार बार होते रहेंगे तो उसकी शक्ति तो सारी की सारी युद्ध को संभालने में लगी रहेगी, वो डेवलपमेंट कब करेगा? तो उनका नंद तो इतनी दूर आकर, अब बिहार बंगाल वाले क्षेत्र से इतनी दूर आकर वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट को उतना स्ट्रांग बनाने पे काम नहीं करेगा। वो कैसा बड़ा अहंकारी, बड़ा एरोगेंट टाइप का रूलर है वो किसी की बात नहीं मानता। तो इससे पहले कि कोई बाहरी शक्ति आए, भारत पर शासन करे, पूरे भारत को अपने अधिकार में ले ले, हमें जल्दी से जल्दी नंद को हटाना है और शासन को अपने अधीन करना है। तो उन्होंने कहा तो कैसे किया जाए? अब दोनों के बीच में योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। योजना के साथ साथ भ्रमण करते रहते थे वो जगह जगह पूरा। अब कहते हैं एक दिन लगभग 322 ईस्वी के आसपास की बात है, एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों ऐसे जा रहे थे, कहीं पे गुजर रहे थे कहीं से, तो वहां पे एक बच्चा थाली में खिचड़ी खा रहा था, ठीक। अब देखो ऐसी कहानियां हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं सुना रहे, ठीक है। खिचड़ी खा रहा था, अब वो बच्चे ने जैसे ही थोड़ा खाया अब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी मम्मी आई, माता जी आई और उन्होंने आके पूछा क्यों रो रहे हो? कह रही तो बड़ी गर्म है, मेरी तो जीभ जल गई, मुंह जल गई, तो हाथ जल गई। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, गलती तो तुम्हारी है। उन्होंने कहा क्यों? जब खिचड़ी हमने परोसी है थाली में तो तुम बीच से उठा के खाओगे तो सबसे गर्म ही रहेगी, तो किनारे किनारे से खाओ ना, किनारे किनारे से वो ठंडी होती चली जाती है, तो वहां से खाना शुरू करो, गलती तुम्हारी है, फिर से खाओ, चलो किनारे किनारे से खाना शुरू करो। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त बैठे बैठे वहां सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। चाणक्य कह रहे योजना मिल गई। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा सीधे राजधानी पे आक्रमण हम भी नहीं करेंगे, हमें पता है वो भी बड़ा ताकतवर, इतना भी कमजोर नहीं है वो, ताकतवर तो है, ठीक है। उसकी कमजोरी ढूंढनी थी, उसकी कमजोरी मिल गई। उन्होंने कहा कमजोरी क्या? बोले उसके शासन के दूर के जो क्षेत्र है ना वो कमजोर हैं। तो क्या किया जाए कि बिल्कुल राजधानी में आक्रमण ना करके किनारे किनारे पर अटैक किया जाए, यहां से अटैक करते करते आओ, ऐसे इनको अपने अधीन करते चलो इन एरियाज को। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहां पहुंच जाओगे? सेंटर में पहुंच जाओगे, राजधानी पहुंच जाओगे, उस दिन अटैक करना, उस दिन ऐसी शक्ति से लड़ना बस कि पूरा का पूरा शासन पलट कर रख दे। अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने यही करना शुरू किया। सराउंडिंग के जो रीजन्स थे नंद डायनेस्टी के, उन पर अटैक कर करके उनको जीतना शुरू किया, उनको अपने अधीन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एरियाज को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जीतते हुए चले गए। अब कहते हैं ये चीज बहुत सारे लोगों की नजर में थी, नंदवंश के राजा की नजर में भी थी, और भी बिहार बंगाल के क्षेत्र के और भी लोग थे उनकी नजर में थी। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने सोचा कि चंद्रगुप्त मौर्य को मारा जाए, ठीक। उन्होंने कहा कैसे मारा जाए? उन्होंने एक विषकन्या तैयार की, स्लो पॉइजन दे के विषकन्या तैयार की। उन्होंने कहा कि विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसकी शादी कराई जाए और फिर वो मर जाएगा। अब चाणक्य तो वो पहले से तो कूटनीति में सबसे ऊपर, अब जैसे विवाह के प्रस्ताव आए चाणक्य बैठे बैठे सोच रहे ये शत्रु हैं, शत्रु विवाह का प्रस्ताव भेज रहे, वो नहीं चाहता तू राजा बने, शादी हुई और तू गया, बेटा शादी मत कर लियो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा नहीं, यहां विवाह नहीं करना है। तो हर चीज से, हर परिस्थिति से बचाते हुए उनका जो खाना होता था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसको भी पहले किसी दूसरे को खिलाते थे और फिर लगता था कि जिंदा है ये तब वो खाना चंद्रगुप्त मौर्य को खिलाया जाता था। इतने सख्ती के साथ उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को रखा। और एट द एंड ये टाइमलाइन 322 और 321 ये दोनों ही मानी जाती है। 321 इज मतलब मोस्ट ऑथेंटिक। सो इस टाइम पीरियड में आते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधे राजधानी पर अटैक किया और फिर जीत लिया, घनानंद को हरा दिया, मतलब हटा दिया वहां से और खुद शक्ति पे बैठ गए और मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने कर दी। अब 321 बीसी के बाद जैसे ही वो सम्राट बने, जैसे राजा बने वो, ठीक है, उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य ने उनको समझाया कि राजा बन गए हो लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब तक अपनी प्रजा को संतान मानकर चलोगे तब तक एक अच्छा राजा बने रहोगे। तुम सिर्फ लड़ाई करने की योग्यता तुम्हारे अंदर इसलिए अच्छे राजा नहीं रहोगे कि सेना है तुम्हारे पास, नहीं, जनता का साथ तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो अर्थशास्त्र में, ठीक है, सप्तांग बताए गए हैं, सप्तांग थ्योरी है ना, कि वो कौन कौन से 7 अंग हैं जो एक राजा के पास होने चाहिए, जो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें दुर्ग जितना बड़ा होगा, जितनी टेरिटरी जितनी जरूरी होगी उतना ही टैक्सेशन, उसका रेवेन्यू जरूरी होगा, जितनी बड़ी सेना जरूरी होगी उतने ही मित्र जरूरी होंगे, ठीक है। और अर्थशास्त्र ने ही सिखाया, कौटिल्य ने ही, चाणक्य ने ही सिखाया कि मित्र कौन, किसको मित्र की कैटेगरी में रखा जाए, वो जो हमारे प्रति अच्छा भाव रखता है उसको, या किसी और को भी मित्र में की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक तो जो हमारे प्रति अच्छा भाव रखे वो हमारा मित्र हो गया, दूसरा मित्र कौन बनाना है, टेम्परेरी, दूसरा मित्र वो जो हमारे शत्रु का शत्रु हो, ठीक है। तो शत्रु का शत्रु होगा वो, उससे मित्रता करो, उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाओ तो तुम सुरक्षित रहोगे। चाणक्य ने ही सिखाया कि अधिकारी ऐसे चुनो, उन्होंने कहा अकेले राजा का भी निर्णय ले तो वो सही नहीं होगा। उन्होंने कहा राजा बन गए हो लेकिन सारे निर्णय खुद मत लेना, अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाओ, एक मंत्री परिषद बनाओ, और मंत्री परिषद में जिन लोगों को रखो उन लोगों के बीच में कोई भी मुद्दा डिस्कस करो, बहुमत के हिसाब से निर्णय होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास इतनी स्वतंत्रता हो, तुम्हारा वर्चस्व इतना हो कि अगर तुम कभी मेजॉरिटी के डिसीजन से सहमत नहीं हो तो फिर तुम अपना फाइनल जजमेंट दो और उसको ही
सब लोगों पर लागू किया जाए सख्ती के साथ। तो उन्होंने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसी होनी चाहिए? उन्होंने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसी होनी चाहिए, मंत्री परिषद ऐसी होनी चाहिए जो आपके सिर्फ सबसे विश्वास पात्र ना हो, जिनका चरित्र सबसे ज्यादा विश्वसनीय हो। उन्होंने कहा कैसे? बोले ऐसा व्यक्ति हो जिसे ना तो धन का लालच दिया जा सके और ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति से डराया ना जा सके। दो गुण देखना, दो काबिलियत होनी चाहिए। पहला, जिसे डर ना लगे, किसी परिस्थिति से भय ना लगे, क्योंकि डर होगा तो वो छोड़ के भागेगा, और लालची होगा तो करप्शन करेगा, वो तुम्हारे राज्य को ही मुश्किल में पहुंचा देगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे किया जा सकता है? किसी को करप्ट होने से कैसे रोका जा सकता है? उन्होंने कहा रोका जा सकता है, तुम खुद उनको पेमेंट इतनी ज्यादा दो कि उनको करप्शन करने की जरूरत ना पड़े, तुम खुद उनको सैलरी इतनी ज्यादा दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उस तरीके से चाणक्य ने पूरा कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसे तुम राजा बनो, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी पर ध्यान दिया। उसके बाद 305 ईस्वी में एक बार फिर से वो सिचुएशन क्रिएट हुई इसी रीजन में, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब चाणक्य ने कहा देखो जब तक वो यहां पे मौजूद है ना, ये मान के चलो कि ये अलेक्जेंडर की टेरिटरी है, ठीक है, ये सिकंदर की भूमि है, ये मान के चलो। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है ना, इसको अपने कब्जे में लेना है, तो इसको अपने कब्जे में करो। तब उन्होंने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर पर उन्होंने अटैक किया। 2 वर्ष तक लगातार इस तरीके की चीजें चलती रही, बीच में लड़ाई झगड़ा ये सब, और फाइनली 303 ईस्वी पूर्व में ये जो क्षेत्र था सेल्यूकस निकेटर ने सरेंडर कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम पूरा ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ईस्टर्न अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये सारा का सारा, और सिंधु के साइड में जितना भी निकेटर के पास था वो सारा का सारा हम आपको देते हैं। वो सारा सरेंडर कर दिया उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। और तब चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट को, इस सीमा क्षेत्र को इन्होंने मजबूत बनाया, यहाँ पे दुर्ग बनाए। देखो यहाँ के जो दुर्ग है ना, उसके पूरे हिस्ट्री में, पूरे एंशिएंट से लेकर पूरे मॉडर्न टाइम तक इसकी इंपॉर्टेंस थी। चाणक्य की हेल्प से, उसके सजेशन से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर से जीता, यहाँ दुर्ग बनाया, यहाँ पे सेना यहाँ पे डिप्लॉय की, मिलिट्री डिप्लॉय की, और उसका एक ही काम था कि इस बाउंड्री से यहाँ से किसी को अंदर आने नहीं देना है, भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने देना, बाहर की बाहर पराजित करो। यही चीज मिडावल पीरियड में अकबर का शासन इतना मजबूत कैसे हुआ? यही चीज अकबर ने की। अकबर ने भी इसी क्षेत्र को सबसे ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने कहा कि जब तक ये बाउंड्री सिक्योर रहेगी ना पूरे भारत को, तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा वहां का शासन, लेकिन इसको मजबूत करना जरूरी है। और यही चीज मॉडर्न इंडिया में कैसे देखी जाती है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर अपना अधिकार कर रहे थे, है ना, वो एक्वायर करते जा रहे थे इंडिया के अदर एरियाज को, तब उन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान को बफर जोन बनाने के लिए अटैक किया अफगानिस्तान पर। क्यों? उन्होंने क्या कहा कि इधर से जो यूरोपियन या रशियन फोर्सेस अगर कोई आता है तो वो क्या होगा, यहीं कहीं कोई भी फोर्स अगर आती है बाहर से तो यहीं कहीं रुक जाएगी। तो अफगानिस्तान को एज अ बफर जोन बनाया जाए ताकि भारत के अंदर कोई बाहरी सेना प्रवेश ही ना कर पाए। तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने इन्वेजन हुए मेनली वो सारे यहीं से हुए, बाकी जगहों से क्यों नहीं हुए? क्योंकि नदन ये जो बाउंड्री है यहाँ तो पूरा क्या है, हिमालय है, और बाकी ये इधर ये समुद्र है। ठीक है, तो बचा कौन सा था? एक यही रूट था, यहीं से। अच्छा, मेंस के हिसाब से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बताइए कि नॉर्थ इंडिया में कल्चरल चेंजेस, है ना, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखा गया, है ना, और जो सदर्न इंडिया है उसने अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखा। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं मिक्सअप बहुत ज्यादा हुआ है कल्चर्स का। साउथ इंडिया ने अपनी ही चीजों को, अपनी जो एकदम रूट्स थी उनको प्रिजर्व करके रखा। इसके पीछे रीजन बताओ? इन्वेजन्स, क्योंकि यहाँ लगातार इन्वेजन हो रहे थे इस जगह पे। साउथ इंडिया उस टाइप के इन्वेजन से बचा हुआ था। कब तक? जब तक यूरोपियन सी रूट से नहीं आए, समझ गए? जब सी रूट से यूरोपियंस ने आना शुरू किया तब क्या होने लगा? तब साउथ इंडिया में ही सबसे पहले कि कन्वर्जन होगा, धर्म परिवर्तन, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे इन जगहों पे। तो जब तक सिर्फ लैंड रूट से आ रहे थे इन्वेडर्स, तब तक नॉर्थ इंडिया में बहुत डिस्टर्बेंस देखा गया मॉडर्न टाइम से पहले। ठीक, तो ये समझ में आया यहाँ तक? तो लिखो, इन 305 BCE चंद्रगुप्त मौर्य अटैक्ड ऑन सेल्यूकस निकेटर। लिख दो, स्पेलिंग लिख दो। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इन 303 BCE सेल्यूकस निकेटर सरेंडर्ड the areas west to Indus River, western Pakistan and eastern Afghanistan to Chandragupta Maurya. ठीक, हिंदी में लिख लीजिए। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर पर
आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? अलेक्जेंडर के वॉइसरॉय थे। ग्रीक वॉइसरॉय भी अगर आ जाता है वर्ड तो भी उसको मेंशन करना ही है, ग्रीक वॉइसरॉय, ग्रीक। हाँ, सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण किया 303 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु के पश्चिम वाला क्षेत्र, कॉमा, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान का हिस्सा चंद्रगुप्त को सौंप दिया। लिखो, अ पीस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन दीज टू। अ पीस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन दीज टू along with a matrimonial alliance, along with a matrimonial alliance। ठीक है, हेलेना के साथ शादी हुई फिर चंद्रगुप्त मौर्य की, हेलेना। लिखो, दोनों के मध्य एक शांति समझौता हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना के साथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल्यूकस निकेटर sent his ambassador Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya, in the court of Chandragupta Maurya। कहाँ क्या रह गया पीछे? इधर, हाँ, लिख लिया लाइन, ये एम्बेसडर वाला लिख लिया पॉइंट। ठीक है, क्या नाम था इनके एम्बेसडर का? मेगास्थनीज। ठीक है, लिखो, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। लिखो, मेगास्थनीज lived here for many years। मेगास्थनीज lived here for many years and traveled for many years and traveled around, traveled within the Mauryan territories। He mentioned about the society, culture, economic activities, administrative policies of Mauryan period in his account Indica। हिंदी में लिख लीजिए, मेगास्थनीज काफी वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हिंदी में, मेगास्थनीज ने अपनी किताब या अपने यात्रा वृतांत का मतलब क्या होता है? अपनी ट्रैवलिंग के दौरान जो कुछ भी उन्होंने यहां पर देखा उसको उन्होंने लिखा। जैसे कुछ लोग ब्लॉग वगैरह लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से यात्रा वृतांत में मौर्य काल के समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाओं एवं प्रशासनिक नीतियों के विषय में उल्लेख किया। ठीक है, ये जो आपने मेगास्थनीज के बारे में लिखा है इसको पूरा ब्रैकेट में करके स्टार मार्क कर दो। अब एक नेक्स्ट लाइन लिखो, इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन चंद्रगुप्त मौर्य adopted Jain religion। ठीक, he left his throne in 298/297 BCE। दोनों में से जो लिखोगे सही होगा।
पीटी में, ये इसीलिए दिया गया पीटी में दोनों में से कोई एक आ जाए तो आपको डाउट ना हो, ठीक है। देखो, अपने शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया,